हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपने कर रहे थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो क्लास 11th में चैप्टर नंबर 16 है और क्लास 12th में चैप्टर नंबर 22 है। ठीक है, अपने उसमें आहार नाल की संरचना और सहायक पाचक ग्रंथियाँ ये कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर में अपना, वो है मानव के पाचन तंत्र की क्रियाविधि। मानव के पाचन तंत्र की क्रियाविधि को 5 भागों में स्टडी करना है अपने को। 5 इसके आगे टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो है अंतर्ग्रहण, सेकंड जो है वो है पाचन, थर्ड है अवशोषण, फोर्थ है स्वांगीकरण, एजिमिलेशन बोलते हैं इसको, और फिफ्थ है बहिक्षेपण, इजेशन बोलते हैं इसको। देखो, अंतर्ग्रहण क्या होता है कि भोजन को अंदर ग्रहण करना, इसको अपने अंतर्ग्रहण कहा जाता है। पहले अपने भोजन को मुख में चबाते हैं, लार मिक्स करते हैं और फिर उसको अंदर निगलते हैं। इस प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण में रखेंगे अपने। ठीक है, पाचन का मतलब होता है अपने जो फूड लेते हैं वो जटिल पदार्थ होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और शुगर की फॉर्म में जो पॉलीसैकेराइड्स होती हैं, उनको बाद में अपने एंजाइमों की सहायता से हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, आहार नाल के अंदर एंजाइमों की सहायता से जल अपघटन द्वारा सरल और अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलना, ये प्रक्रिया पाचन कहलाती है। ओके, थर्ड है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। अवशोषण का मतलब होता है कि जब भोजन अपना पच जाएगा, यानी उसको सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाएगा, तो उसके बाद उसको रक्त के अंदर जाना भोजन का, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं अवशोषण। अब जब भोजन के वो पार्टिकल्स जो अवशोषित हो गए हैं रक्त के अंदर, तो रक्त उसको हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं तक पहुंचाएगा, ताकि कोशिकाओं में जाकर वो जो पदार्थ हैं वो श्वसन की प्रक्रिया द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। उस प्रक्रिया को कहा जाता है स्वांगीकरण, एजिमिलेशन। ठीक है, और लास्ट है बहिक्षेपण। जब भोजन पच गया, अवशोषण हो गया, लेकिन ऐसा भोजन जो अपचित रह गया, जिसका पाचन नहीं हुआ, उस भोजन को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है बहिक्षेपण। इन सभी पॉइंट्स को अपनी डिटेल में एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहला जो अपने पास पॉइंट है वो है अंतर्ग्रहण, इंजेशन। अंतर्ग्रहण मैंने आपको जैसा बताया अभी कि मानव द्वारा भोजन को ग्रहण करने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले दांतों द्वारा भोजन को चबाया जाता है। मुख के अंदर हमारे लार ग्रंथियां लार मिक्स करती है भोजन में, जिससे भोजन जो है वो अर्ध ठोस गोले के रूप में हो जाता है, और भोजन का ये अर्ध ठोस गोला हमारे मुख गुहा के अंदर कहलाता है बोलस, और इस बोलस को हम अंदर निगल लेते हैं। ठीक है, और ये बोलस जो है वो हमारी मुख ग्रसनी और आगे ग्रसिका से होता हुआ आमाशय तक पहुंच जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है वो कहलाती है अंतर्ग्रहण या इंजेशन। ठीक है, सेकंड जो इसमें पॉइंट अपना वो है डाइजेशन, पाचन। ये पूरा डिटेल में टॉपिक है, और 2019 का जो एग्ज़ाम था राजस्थान बोर्ड का, उसमें इससे एक 3 नंबर का क्वेश्चन डाइजेशन से पूछा गया था। बड़ा क्वेश्चन आया था उसमें 4 नंबर का, जिसमें 1 नंबर का तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आया था, और एक इस पाचन वाले टॉपिक में से आमाशय के अंदर पाचन की क्रियाविधि, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है बच्चों, तो इसको बड़े ध्यान से देखना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाचन होता क्या है, जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमेटिक जल अपघटन द्वारा, यानी कि एंजाइमों की सहायता से जल अपघटन द्वारा सरल और अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। यानी कि जो जटिल भोज्य पदार्थ अपने लेते हैं, उनको हमारी आहार नाल के अंदर एंजाइमों की सहायता से जल अपघटन करके उनका सरल और अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलना, यही क्रिया पाचन कहलाती है। अब अगर बात करें हमारे भोजन के मुख्य अवयव की, जो भोजन के मेन कंपोनेंट होते हैं, तो हमारे भोजन में हम कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च और शुगर की फॉर्म में जो पॉलीसैकेराइड्स होती हैं उनको लेते हैं, फैट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, खाद्य रेशे, और अगर अपने जैसे हरी सब्जियां वगैरह खा रहे हैं, सैलेड वगैरह खा रहे हैं, तो उसके साथ न्यूक्लिक एसिड जो है कोशिका के अंदर, वो भी हमारे आहार नाल में प्रवेश करता है भोजन के साथ। तो इनमें से कार्बोहाइड्रेट जो हैं पॉलीसैकेराइड्स की फॉर्म में, उनका हमारे शरीर में पहले पाचन किया जाएगा आहार नाल में, फिर अवशोषण किया जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, ये बिल्कुल इनका जो सिंपल फॉर्म है
पाचन के बाद इसको बदला जाएगा वो है ग्लूकोज, यानी कि अपने को किसकी फॉर्मेशन करनी है पाचन के द्वारा, मोनोसेक्राइड्स ग्लूकोज की फॉर्मेशन करनी है। ठीक है बच्चों। सेकंड जो है फैट, वसा लेते हैं भोजन में, उसको हमारे आहार नाल में पाचन के द्वारा तोड़ा जाएगा वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। थर्ड जो भोजन में कंपोनेंट है प्रोटीन, उसको उसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है सबसे वो है अमीनो एसिड, अमीनो अम्लों के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। और ये तीन कंपोनेंट जो हैं इनका पहले पाचन किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो पॉलीसेक्राइड्स की फॉर्म में है, वसा, प्रोटीन, और बाद में इनका अवशोषण किया जाता है। जबकि विटामिन, खनिज, जल इनका सीधा ही अवशोषण किया जाता है, इनका पाचन नहीं किया जाता। और साथ में एक मैंने बताया न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड का भी डाइजेशन किया जाता है पहले, एंजाइम्स जो हैं जल अपघटनी प्रक्रिया द्वारा उनका डाइजेशन करते हैं और बाद में उनको सिंपलेस्ट फॉर्म जो है उनकी उसमें कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। साथ ही साथ आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा खाद्य रेशे, डाइटरी फाइबर बोलते हैं जिनको, तो डाइटरी फाइबर जो होते हैं उनका हमारे शरीर में पाचन नहीं होता, आहार नाल में पाचन नहीं होता, लेकिन ये फिर भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। कैसे? ये दो तरह के होते हैं डाइटरी फाइबर जो होते हैं खाद्य रेशे, ये जल में घुलनशील होते हैं और जल में अघुलनशील होते हैं। जो डाइटरी फाइबर खाद्य रेशे जल में घुलनशील होते हैं वो तो ह्यूमन में कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है उसकी मात्रा को नियंत्रित रखने का काम करते हैं, जबकि जो खाद्य रेशे अघुलनशील होते हैं वे खाद्य रेशे हमारी आहार नाल की एक तरह से आप ये मानिए कि सफाई करने में काम आते हैं। ये कब्ज वगैरह जो है ये समस्या उससे नहीं होती अगर फूड में फाइबर की प्रॉपर मात्रा मौजूद हो तो। ठीक है बच्चों। तो इन सभी को अपने ये जो कार्बोहाइड्रेट्स का, वसा का, प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, इनका पाचन हमारे आहार नाल के किस भाग में कैसे कैसे होता है, इनको अपने एक एक करके अब डिस्कस करते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो है वो है मुख गुहिका में पाचन। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था कि भोजन का पाचन जो है वो मुख गुहिका बकल कैविटी में ही शुरू हो जाता है। तो मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहा में ही शुरू हो जाता है। मुख गुहा में भोजन में लार ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित लार मिक्स किया जाता है और लार का जो संगठन है, कौन कौन से कंपोनेंट मौजूद होते हैं, इसकी बात लार ग्रंथियां जो पिछला वाला डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वाला टॉपिक था वहाँ पर अपने कर ली थी। अब यहाँ पर अपने लिए जो जो बातें हैं वो फिर से आएंगी उनमें, लार वाले में। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन या लारिय एमाइलेज बोलते हैं इसको, सिलाइवरी एमाइलेज भी कहा जाता है। लार की जो पीएच है वो लगभग 6.8 होती है। ठीक है। तो ये टाइलिन जो है वो 6.8 पीएच पर फंक्शन करेगा, अपना काम करेगा। ये क्या करता है, ये जो भोजन में स्टार्च होती है, पॉलीसेक्राइड्स जो हैं, उसको ये डाइसेक्राइड, माल्टोज और अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रीन, यहाँ एक वर्ड नोट कर लेना, सीमित डेक्स्ट्रीन, इसका नाम होता है अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रीन बोलते हैं इसको, या अल्फा सीमित डेक्स्ट्रीन कहा जाता है। ठीक है। तो ये स्टार्च को जो लारिय एमाइलेज है, टाइलिन है, ये माल्टोज प्लस अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रीन के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है। तो हमारी मुख गुहा में ही पाचन जो है, डाइजेशन जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चों। ये माल्टोज आगे जाकर फिर अपने जब पढ़ेंगे छोटी आंत तो वहाँ देखेंगे कि ये माल्टोज और अल्फा डेक्स्ट्रीन है, ये वापिस से वहाँ ग्लूकोज बनाएंगे, क्योंकि अपने तो जितनी भी पॉलीसेक्राइड्स हैं उन सभी को मोनोसेक्राइड्स ग्लूकोज वगैरह के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है। अल्फा डेक्स्ट्रीन जो होती है इसमें ग्लूकोज के 3 से लेकर 9 अणु होते हैं और यही अल्फा डेक्स्ट्रीन जो है वो आगे चलकर ग्लूकोज की फॉर्मेशन भी करेगी अपने पास। ठीक है। आगे बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो हमारी लार होती है उसमें लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है और लाइसोजाइम जो है ये जीवाणुनाशक होता है, यानी जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है भोजन के साथ अगर कोई चला गया तो। यही लाइसोजाइम हमारे आंसुओं में भी पाया जाता है। फिर वहीं आपको लार के जो कंपोनेंट्स उसमें बताया था कि बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट होते हैं और ये बाइकार्बोनेट्स आयन भोजन में जो एसिडिटी है यानी भोजन की जो अम्लीयता है उसको उदासीन करने का काम करते हैं। फिर मुख गुहा में जब भोजन पच जाता है, पचने का मतलब है कि उसमें लार मिक्स कर ली गई, टाइलिन ने स्टार्च का पाचन कर दिया, तब उस भोजन को कहा जाता है बोलस और इसी बोलस को अंदर निगला जाता है। ठीक है। और भोजन को निगलने की जो प्रक्रिया है उसको डिग्लूटिशन बोलते हैं।
ओके, ये याद रखना डिग्लूटेशन क्या है। तो बोलस को मुख गुहा से अमाशय में निगलने की प्रक्रिया जो है वो डिग्लूटेशन कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो ये था मुख गुहा में पाचन। अब नेक्स्ट है अपना अमाशय में पाचन कि स्टमक में कौन कौन सी क्रियाएं होंगी भोजन जिससे पचेगा। और ये क्वेश्चन जो है अमाशय में पाचन, ये 2019 का जो राजस्थान बोर्ड का एग्जाम था उसमें 3 नंबर का पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए जैसे ही अब अमाशय में पाचन आपको तब समझ आएगा अच्छे तरीके से जब आपने अमाशय की हिस्टोलॉजी वाली जो अपनी वीडियो है वो देखी हुई है। तो सेकंड पार्ट में अपने बनाया था, जिसमें अपने सेकंड या थर्ड पार्ट था शायद, जिसमें अपने अमाशय के बारे में आपको बताया था, उसकी हिस्टोलॉजी के बारे में। तो आप वो वीडियो, मैंने पहले ही कहा कि अगर आप ये वीडियो जो है वो अच्छी तरीके से समझना चाहते हो तो इसके जो पहले अपने 5 पार्ट्स अपलोड किए हैं उनको पहले आप अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। ठीक है, तो अमाशय में जैसे ही भोजन पहुंचेगा तो अमाशय की जो भित्ति है उसमें जी सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये जी सेल्स जो हैं वो गैस्ट्रीन हार्मोन का स्राव करती हैं। और ये गैस्ट्रीन हार्मोन जो है वो अमाशय में पाई जाने वाली जठर ग्रंथियों पर क्रिया करेगा और जठर ग्रंथियों को जठर रस के स्त्रावण के लिए प्रेरित करेगा। ये जठर ग्रंथियां जो होती हैं इनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें ऑक्जेंटी कोशिका, चीफ कोशिका, ये आप सभी जो है वो उस वीडियो में इजीली वहाँ पर समझ आ जाएगा आपके, वहाँ देखना, फिर इसको आगे आपको ये भी आगे जो टॉपिक है अगला अपने समझ आ जाएगा। तो ये जठर ग्रंथियों में कोशिकाएं होती हैं। ऑक्जेंटी कोशिका जो है वो HCl का स्राव करती है। चीफ कोशिका जो है वो कुछ एंजाइम्स है जैसे पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, जठर लाइपेज, इनका स्राव करती है। तो जठर रस के स्राव के लिए प्रेरित करता है जी सेल्स द्वारा स्रावित गैस्ट्रीन हार्मोन। ठीक है बच्चों, तो जैसे ये जठर रस अब अमाशय में आए भोजन में मिलेगा तो जठर रस में क्या क्या मौजूद होता है। जठर रस का 99% भाग तो जल होता है, वाटर होता है, और बाकी जो 1% भाग है उसमें होते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन, ये एंजाइम है, प्रोरेनिन, ये भी एंजाइम है, और एक इसमें होता है जठर लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। तो ये आपको नाम पता होने चाहिए जठर रस में क्या क्या पाए जाते हैं। तो जठर रस जो है उसमें 99% तो वाटर है, HCl है, पेप्सिनोजन है, प्रोरेनिन है और जठर लाइपेज। आपको कुल 4 तरह के रस पढ़ने हैं पूरी की पूरी आहार नाल में, जठर रस अमाशय में। उसके बाद अपने 3 रस जो हैं वो छोटी आंत के टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसमें पित्त रस, अग्नाशय रस और आंतरीय रस। तो वहाँ पर वो उसको डिस्कस करेंगे। तो इन चारों के चारों जो रस हैं उनका संगठन जो है वो अपने को पता होना चाहिए कि क्या क्या उनमें मौजूद होता है और यही अपने आगे डाइजेशन में काम आएंगे। तो ठीक है बच्चों, अब देखो इन सभी के काम जो लिखे हुए हैं अपने पास, HCl, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और जठर लाइपेज। सबसे पहले अगर बात करें अपने HCl की, तो HCl का क्या काम है। HCl का सबसे पहला काम है एंजाइम एक्टिवेटर के रूप में, यानी कि ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। अभी आपको बताया कि जठर रस में पेप्सिनोजन प्रेजेंट होता है। ये पेप्सिनोजन जो है ये इनएक्टिव होता है, अक्रिय होता है, कोई काम नहीं कर सकता। ये HCl इसको, इस पेप्सिन को एक्टिव करने का काम करता है। और HCl की जो pH है वो 1.2 से 1.8 होती है, लेकिन अपनी जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसमें वो 2 से 3 लिखता है। तो आप ये मान के चलिए कि ये 1.5 से लेकर आप 2.5 के बीच इसको मान सकते हो। ठीक है, तो आप चाहे ये लिख देना चाहे ये लिख देना, ये दोनों ही सही है। तो पेप्सिनोजन को HCl जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट करता है और पेप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म है, सक्रिय फॉर्म है। ठीक है, सेकंड काम HCl जो करता है वो दूसरा जो एंजाइम था प्रोरेनिन, ये भी अक्रिय होता है और ये इसको इसकी सक्रिय फॉर्म रेनिन के अंदर कन्वर्ट करता है। और रेनिन जो है ये मुख्यतः बच्चों में पाया जाने वाला प्रोटीन है, एंजाइम है। अगले काम क्या है HCl के, तो HCl आप जानते हैं कि प्रबल अम्ल होता है, तो ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा। ये टाइलिन के प्रभाव को, टाइलिन जो मुख गुहा में एंजाइम था उसके प्रभाव को समाप्त करेगा। ये भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है 2 नंबर में, HCl के कार्य लिखो। तो HCl के कार्य एंजाइम एक्टिवेटर के रूप में 2 तो एंजाइमों को एक्टिवेट कर रहा है, ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान कर रहा है, टाइलिन के प्रभाव को समाप्त कर रहा है और भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को ये नष्ट करने का काम करता है। अब अपने पास जो 2
एंजाइम बने, एक्टिवेट हुए, जो एक का नाम था पेप्सिन और दूसरे का नाम था रेनिन। अब देखो वो अमाशय में कैसे पाचन की क्रियाविधि करेंगे। सबसे पहला पेप्सिन जो है ये एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा और प्रोटीन का पाचन करके बदलेगा प्रोटीएज और पेप्टोन्स के अंदर। तो प्रोटीन जब टूटेगा तो क्या बनेंगे, एक तो प्रोटीएज बनेगा और एक क्या बनेंगे, पेप्टोन्स बनेंगे। ठीक है, यहाँ देखो मैंने लिखी हुई है pH 2 से 3, लेकिन वास्तव में HCl की जो pH होती है वो 1.2 से लेकर 1.8, लेकिन अपनी बुक में ये है तो अपने आप यही पढ़ना है कि pH 2 से 3 पर ये काम कर रहा है। ठीक है बच्चों। सेकंड, दूसरा जो एंजाइम है रेनिन, ये दूध में पाई जाने वाली केसीन प्रोटीन, मैंने आपको बताया कि रेनिन मुख्यतः बच्चों में काम करता है, तो ये दूध में पाई जाने वाली जो केसीन प्रोटीन होती है, माँ के दूध में पाई जाती है ये, तो ये केसीन प्रोटीन को पेरा केसीन के अंदर बदलने का काम करता है। ओके, रेनिन जो एंजाइम है ये दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन केसीन को पेरा केसीन के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। पेरा केसीन जो होती है ये अघुलनशील प्रोटीन है। ये पेरा केसीन प्रोटीन कैल्शियम आयनों के साथ क्रिया करके, कैल्शियम आयनों के साथ जुड़कर कैल्शियम पैराकेसिनेट का निर्माण करती है बच्चे के अंदर। और ये कैल्शियम पैराकेसिनेट जो होता है ये एक दही जैसा सब्सटेंस होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चा माँ का दूध पीते पीते अपने मुख से फटे हुए दूध जैसा पदार्थ निकाल देता है, तो वो जो फटे हुए दूध जैसा पदार्थ होता है वो कैल्शियम पैराकेसिनेट होता है। ठीक है, तो क्योंकि उसकी केसीन प्रोटीन को रेनिन ने पैराकेसिन में बदला और इस पैराकेसिन ने कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम पैराकेसिनेट की फॉर्मेशन की। लेकिन अगर वो डाइजेशन हो जाएगा कैल्शियम पैराकेसिनेट का, तो कैल्शियम पैराकेसिनेट को पेप्सिन एंजाइम प्रोटीएज और पेप्टोन्स के अंदर तोड़ देगा। यानी कि ये जो प्रोटीन्स हैं जितनी भी, वो पॉलीपेप्टाइड हैं, यानी बड़ी श्रृंखलाएं हैं, और ये प्रोटीएज और पेप्टोन्स जो हैं ये डाई ट्राईपेप्टाइड हैं, मतलब प्रोटीन की छोटी श्रृंखलाएं हैं ये। और फिर इनको आगे फिर से जब आगे अपने पढ़ेंगे कि इन प्रोटीएज और पेप्टोन्स को आगे अमीनो अम्लों के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी अमाशय में पाचन की क्रियाविधि। एक बात और, दो चीज़ें रहेगी अमाशय में अपनी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि HCl एक प्रबल अम्ल है, आप जानते हैं इस बात को, लेकिन प्रबल अम्ल होते हुए भी ये अमाशय की भित्ति को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। आप जानते हो कि अम्ल तो भाई लोहे तक को गला सकता है, लेकिन अमाशय की भित्ति को ये नुकसान नहीं पहुंचा पाता, तो इसका क्या कारण है? अमाशय में श्लेष्मा ग्रंथियां, जब अमाशय की हिस्टोलॉजी पढ़ी थी तो वहाँ आपको पढ़ाया था म्यूकस नेक सेल, तो वो जो म्यूकस नेक सेल्स होती हैं वो श्लेष्मा का स्राव करती हैं, और श्लेष्मा जो है वो अमाशय की आंतरिक जो सतह है उस पर एक रक्षात्मक आवरण का निर्माण करता है, जिसके कारण ये HCl अमाशय की आंतरिक भित्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा पाता। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि HCl एक तीव्र अम्ल होते हुए भी अमाशय को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। तो उसका कारण है श्लेष्मा ग्रंथियों द्वारा श्लेष्मा का जो स्राव होता है वो अमाशय की आंतरिक सतह पर रक्षात्मक आवरण का निर्माण करता है। ठीक है बच्चों, अब अपने 4 चीज़ें पढ़ी थी जठर रस में। HCl उसके काम देख लिए, पेप्सिनोजन उसका काम देख लिया, प्रोरेनिन उसका काम देख लिया, और चौथा था अपने पास जठर लाइपेज। ये जठर लाइपेज जो है ये वैसे वसा का पाचन नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ जो दूध में पाई जाने वाली वसा होती है, और दूध में पाई जाने वाली जो वसा है ट्राईब्यूटाइरिन, या ये मक्खन में जो फैट होती है, ये सिर्फ उसी का पाचन कर सकता है और उसको बदलता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर। ठीक है, ये जो वसा है आप आगे पढ़ोगे कि वसा के पाचन के लिए सबसे पहले वसा का पायसीकृत होना जरूरी होता है, और वसा के पायसीकृत होने के लिए पित्तरस काम करता है। तो यहाँ तो पित्तरस है ही नहीं, तो फिर ये सभी तरह की जो वसा होती है उसका पाचन नहीं कर पाता। ये सिर्फ दूध में या मक्खन में पाई जाने वाली जो वसा है ट्राईब्यूटाइरिन, उसी का पाचन करेगा जठर लाइपेज, अमाशय में पाए जाने वाला जो लाइपेज है, और उसको कन्वर्ट कर देगा वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल के अंदर। तो ये थी अपने अमाशय में पाचन की क्रियाविधि। अब जब भोजन अमाशय में पच जाएगा, जैसे मुख गुहा में पचा था तो भोजन को आपने क्या नाम दिया था? बोलस।
और जब अमाशय में भोजन पच जाता है तो पचने के पश्चात भोजन कहलाता है काइम। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि काइम क्या है, तो अमाशय में पचने के पश्चात भोजन जो है वो क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। ठीक है बच्चों, और ये काइम एक लेई जैसा मतलब पदार्थ बनता है, जैसे लेई होती है ना, अपने आटे की लेई बना लें तो वैसा भोजन हो जाता है अपना। तो अमाशय में पाचन के पश्चात जो लेई जैसा पदार्थ बनता है उसको काइम कहते हैं। अब ये काइम जो है वो प्रवेश करेगा छोटी आंत में, और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, आप जानते हैं कौन कौन से, ड्यूडेनम ग्रहणी, सेकंड होता है जेजुनम, और थर्ड होता है इलियम। इसमें जो पाचन की क्रियाविधि है वो ग्रहणी वाले भाग में, और अंतिम जो है इलियम वाला भाग उसमें संपन्न होती है। जेजुनम जो है बीच का पार्ट छोटा, वो ग्रहणी से भोजन को इलियम अंतिम जो भाग है वहां तक पहुंचाने का सिर्फ काम करता है। ठीक है, तो पहली बात, सबसे पहले मैंने लिखा कि अमाशय से भोजन ग्रहणी में प्रवेश करता है, और ग्रहणी में जो भोजन प्रवेश करता है वो भोजन का कौन सा रूप होता है भाई, काइम कहते हैं उसको। ठीक है, सेकंड थिंग, जैसे ही भोजन ग्रहणी में आया तो ग्रहणी में पाई जाती है, ग्रहणी की भित्ति में आपने हिस्टोलॉजी में मैंने पढ़ाया है, उस वीडियो में देख सकते हो आप, छोटी आंत और बड़ी आंत वाले में, कि ग्रहणी की भित्ति में पाई जाती है ब्रूनर ग्रंथियां। उसकी सब म्यूकोसा लेयर जो है उसमें ब्रूनर ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं, और ये ब्रूनर ग्रंथियां 2 तरह के स्त्राव करती हैं। एक तो ये श्लेष्मा का स्त्राव करती हैं ब्रूनर ग्रंथियां, और दूसरा ये स्त्राव करती हैं बाइकार्बोनेट आयंस का। श्लेष्मा जो होता है ये क्या करता है, क्योंकि अमाशय में भोजन जो अम्लीय माध्यम में आया है, तो जैसे ही भोजन की जो अम्लीयता है से छोटी आंत के ग्रहणी भाग की सुरक्षा करेगी, यानी कि ब्रूनर ग्रंथियां जो है वो श्लेष्मा का स्त्राव करेंगी। ये श्लेष्मा छोटी आंत के ग्रहणी भाग के आंतरिक स्तर पर परत बनाएगी, जिससे भोजन की अम्लीयता से छोटी आंत के ड्यूडेनम पार्ट की जो रक्षा हो सके। ओके, और बाइकार्बोनेट आयंस जो होते हैं ये भोजन की अम्लीयता को समाप्त कर उसको उदासीन करने का काम करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, जैसे ही भोजन अमाशय से ग्रहणी में आया तो ब्रूनर ग्रंथियों ने श्लेष्मा और बाइकार्बोनेट्स आयन का स्त्राव किया। श्लेष्मा ने ग्रहणी की रक्षा की भोजन की अम्लीयता से, बाइकार्बोनेट्स ने भोजन की अम्लीयता को उदासीन करने का काम किया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, उसके बाद जब ये काम हुआ तो ग्रहणी में भोजन आने पर उसकी भित्ति जो है, ग्रहणी की जो भित्ति है वो 5 तरह के हार्मोन अपने को याद रखने हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वहाँ अपने एक मिस्टेक राइट डाउन करते समय ये कर दी थी मैंने आज बता भी दिया आपको टेलीग्राम चैनल पर, कि वहाँ जो 5th हार्मोन लिखा था अपने एंटेरोकाइनेज, वो एंटेरोकाइनेज के आगे अपने वहाँ नोट डाउन किया हुआ है कि आंतरी रस का स्त्राव करवाता है। ये एंटेरोकाइनेज का काम आंतरी रस का स्त्राव कराना नहीं है। एंटेरोकाइनेज का काम अक्रिय ट्रिप्सिनोजन, भी अपने पढ़ेंगे आगे, अक्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलना है। जबकि जो आंतरीय रस का स्त्राव होगा वो आंतरीय रस का स्त्राव ग्रहणी से जब भोजन जाएगा इलियम में तो वहां पर एंटेरोकाइनिन हार्मोन होता है। ठीक है, तो एंटेरोकाइनेज हार्मोन का काम नहीं है, वो एंटेरोकाइनिन हार्मोन जो है वो ये काम करेगा कि एंटेरोसाइट्स जो कोशिकाएं होती है, आंतरीय कोशिकाएं होती हैं, उनसे आंतरिक रस का स्त्राव करवाएगा। उसको अपने अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन वहां आप ये सही कर लेना थोड़ा कि एंटेरोकाइनेज हार्मोन जो है 5th नंबर हार्मोन, उसका काम अक्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलना होता है। ठीक है बच्चों, तो जो 5 तरह के हार्मोन बताए थे उनमें सबसे पहला हार्मोन एंटीरोगैस्टेरोन, इसको GIP भी कहते हैं। कुछ बुक्स में हो सकता है आपको ये नाम मिले GIP, तो ये नाम याद रखना, गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड, ये नाम होता है इसका GIP। तो एंटीरोगैस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, सबसे पहला काम, क्योंकि भोजन अमाशय से छोटी आंत के ग्रहणी भाग में आ गया तो जठर ग्रंथियां अब जठर रस का स्त्राव बंद कर दें, क्योंकि वहां पर कोई काम नहीं है जठर रस का, तो जठर ग्रंथियों पर यह क्रिया करेगा एंटीरोगैस्टेरोन और उनको कहेगा कि भाई जठर रस का स्त्राव क्या कर दो, बंद कर दो, भोजन अब मेरे पास आ चुका है। तो एंटीरोगैस्टेरोन, एंटी गैस्टी मतलब एंटी है ये गैस्ट्रीन का, तो याद रखना, इससे याद रह जाएगा कि एंटीरोगैस्टेरोन जो है वो जठर ग्रंथियों पर क्रिया करके जठर रस के स्त्राव को रोकेगा। ठीक है बच्चों, दूसरा जो हार्मोन था कोलेसिस्टोकाइनिन, ये कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करेगा,
ये पित्ताशय का संकुचन करवाएगा, पित्ताशय की जो भित्ति है उसमें संकुचन करेगा, जिससे पित्ताशय से पित्तरस का स्राव होगा। और जैसे पित्ताशय से पित्तरस निकलेगा और वो पित्तरस वहां से निकलकर किस में आ जाएगा, छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में आ जाएगा। ठीक है। अगले जो हार्मोन हैं दो, वो है एक सिक्रिटिन और दूसरा है पैंक्रियोजाइमिन। ये दोनों ही अग्नाशय ग्रंथि पर क्रिया करेंगे और अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस के स्राव को प्रेरित करेंगे, जिससे अग्नाशय रस भी किस में आ जाएगा, छोटी आंत के ग्रहणी भाग में। तो देखो छोटी आंत के ग्रहणी भाग में दो रस आ चुके हैं। अब इसने तो अपना काम कर दिया। एक तो आया पित्तरस, किसके कारण आया, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन के कारण, उसने पित्ताशय को उत्तेजित किया। दूसरा सिक्रिटिन और पैंक्रियोजाइमिन, इनके कारण अग्नाशय से आया कौन सा रस, अग्नाशयी रस। अब ये भी छोटी आंत के ड्यूडेनम पार्ट में आ गया। ठीक है। अब अग्नाशयी रस में दो भाग होते हैं अग्नाशयी रस के, एक इसमें लवण प्रेजेंट होते हैं, अभी अपने बताएंगे, और दूसरे इसमें एंजाइम। जो लवण वाला भाग होता है उसको तो निकलवा के लाता है सिक्रिटिन, और जो एंजाइम वाला पार्ट होता है उनको निकलवा के लाता है पैंक्रियोजाइमिन। ठीक है बच्चों। तो अब इन दोनों के बारे में अपने को पढ़ना है। पित्तरस, इसका क्या काम है भोजन के पाचन में, और अग्नाशयी रस। ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करें अगर पित्तरस की, तो पित्तरस जो होता है ये एक हरे पीले रंग का क्षारीय द्रव है। क्षारीय मतलब भोजन को कैसा माध्यम प्रदान करेगा, तो पहला काम तो अपने यहीं से याद हो जाएगा इसका कि ये भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। ठीक है। इसकी पीएच जो है वो 7.8 से लेकर 8.6 तक होती है। ठीक है। संगठन, इसमें पाए क्या क्या जाते हैं, इसमें 90 to 92%, 90 से 92% जो है वो जल होता है। बाकी जो है उसमें पित्त लवण होते हैं लगभग 6%, और पित्त लवण में होते हैं टोरोकोलेट और ग्लाइकोलेट, ये दो पित्त लवण हैं। पित्त वर्णक होते हैं 2 से 3%, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। और ये बिलीरुबिन बिलीवर्डिन मैंने बताया था कैसे बनते हैं, जब अपने लिवर करवाया था आपको यकृत, तो वहाँ बताया था कि मृत आरबीसी का भक्षण करती है लिवर की कुफुर कोशिकाएं, कुफुर सेल्स जो हैं, तो जो हीमोग्लोबिन टूटता है आरबीसी में से, उसके टूटने से बनता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ठीक है। बिलीरुबिन हरे रंग का पदार्थ होता है और बिलीवर्डिन जो है ये येलो कलर का होता है। इन्हीं के कारण पित्तरस का रंग जो है वो हरा पीला होता है। साथ ही साथ पित्तरस में पाए जाते हैं कोलेस्ट्रॉल व लेसिथिन अणु, ये लगभग 1% होते हैं। ठीक है। इन सभी में से अपने लिए जो खास चीज़ है वो ये है, एक तो पित्त लवण और एक ये लेसिथिन अणु। क्या काम है इनका, अभी आगे देखते हैं। देखो पित्तरस जो है इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। अभी आपने जो संगठन पढ़ा उसमें कोई एंजाइम का नाम नहीं था। पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, फिर भी ये भोजन के पाचन की दृष्टि से बहुत 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 महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों, और यही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता फिर भी ये पाचन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्यों। इसका कारण ये है कि पित्तरस जो है उसका मुख्य कार्य है वसा का पायसीकरण करना। देखो वसा का पायसीकरण का मतलब है, सिंपल भाषा में अपने पढ़ें तो वसा की बड़ी बूंदों को वसा की छोटी बूंदों में तोड़ना। देखो बच्चों यहाँ पर जब अपने ग्रहणी वाला एंजाइम पढ़ेंगे इसके, तो एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है लाइपेज। ये लाइपेज अमाशय में भी आया था और वहाँ इसको बोला था आपने जठर लाइपेज। और मैंने आपको बताया था कि ये जठर लाइपेज सभी तरह की वसा का पाचन नहीं कर पाता। ये सिर्फ दूध में पाई जाने वाली जो ट्राइब्यूटाइरिन मक्खन में पाई जाने वाली वसा है, सिर्फ उसी का पाचन करके उसको वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ पर वसा का पायसीकरण नहीं हो रहा था। तो लाइपेज तभी काम करेगा जब इसको पायसीकृत वसा मिलेगी। पायसीकृत वसा का मतलब है कि वसा की बड़ी बूंदें नहीं होंगी, वसा की कैसी बूंदें होगी, छोटी बूंदें। और पित्तरस क्या करता है कि वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में तोड़ने का काम करता है, और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है वसा का पायसीकरण। और ये काम जो पित्तरस करता है वो करता है उसमें पाए जाने वाले पित्त लवणों और लेसिथिन के जो अणु होते हैं उनके कारण। देखिए कैसे, वसा का पायसीकरण, पित्त लवणों व लेसिथिन अणुओं का एक भाग जो है वो ध्रुवीय होता है और दूसरा जो सिरा है, दूसरा भाग जो है वो अध्रुवीय होता है। ध्रुवीय भाग आपने जब साबुन की क्रियाविधि पढ़ी होगी आपने 10th क्लास में, तो वहाँ देखा होगा आपने कि ध्रुवीय भाग जो है वो जल में घुलनशील है,
जल में घुल जाता है, जबकि अध्रुवीय भाग जो है वो वसा में घुलनशील होता है। तो इसका जो ध्रुवीय भाग होता है इनका पित्त लवणों का और लेसिथिन अणुओं का, ये भोजन में उपस्थित जल में घुलनशील होता है, घुल जाता है, और जबकि इनका अध्रुवीय भाग जो है वो वसा की बड़ी बूंदों की सतह में घुल जाता है। जैसे ये वसा की बड़ी बूंदों की सतह में घुलेगा तो इस क्रिया होने से वसा का जो सरफेस टेंशन है, उसका जो पृष्ठ तनाव है, जिसके कारण वसा की बूंदें जो बड़ी होती है वो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और पृष्ठ तनाव कम होने से वसा की बड़ी बूंदें छोटी बूंदों में टूट जाती है, और इसी क्रिया को कहा जाता है वसा का पायसीकरण। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा सिंपल याद रखना है कि पित्त लवण और लेसिथिन अणुओं का एक भाग ध्रुवीय जो जल में घुलेगा और अध्रुवीय जो वसा में घुलेगा, और ऐसा होने से वसा की बड़ी बूंदों का जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है, जिससे बड़ी बूंदें कन्वर्ट हो जाती है छोटी बूंदों में, और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है वसा का पायसीकरण। आपने देखा होगा आस पड़ोस में, कभी कभी आपने सुना होगा कि फलां व्यक्ति के जो है वो गॉल ब्लैडर जो है, पित्ताशय जो है, इसको सामान्य भाषा में पित्ता भी बोलते हैं अपने, तो पित्ताशय में पथरी होगी। तो पित्ताशय इतना छोटा ऑर्गन होता है कि इसमें से स्टोन को जो है वो निकाला नहीं जा सकता ऑपरेट वगैरह करके, पूरा का पूरा गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ता है। और डॉक्टर कभी भी कम उम्र के जो व्यक्ति होते हैं उनका ऑपरेट करके गॉल ब्लैडर बाहर नहीं निकालता। उनको यही सलाह दी जाती है कि आप स्टोन का जब भी आपको पेन हो तो आप पेन किलर वगैरह लेके अपना टाइम निकालिए, क्योंकि वो जानता है डॉक्टर कि छोटी उम्र में आप फैटी चीज़ें जो है, वसीय चीज़ें जो है वो खाना नहीं छोड़ सकते, और अगर फैट खाओगे आप तो आपके गॉल ब्लैडर ही नहीं रहेगा, तो उस फैट का डाइजेशन आपकी बॉडी में नहीं हो पाएगा। इसलिए ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों का ही गॉल ब्लैडर जो है वो निकाला जाता है। छोटी उम्र के व्यक्तियों को सिर्फ पेन किलर वगैरह लेने की सलाह दी जाती है कि आपके लिए सही नहीं है गॉल ब्लैडर का बाहर निकालना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, पित्त रस की बात हुई है। अब जैसे बताया कि पित्त रस क्या करता है, ये वसा जो होती है उसको पित्त उसमें मिलकर उसका पायसीकरण करता है, और कैसी वसा बना देता है उसको, पायसीकृत वसा, और इसी पायसीकृत वसा का लाइपेज आगे अपने देखेंगे पाचन करेगा। और क्या काम होते हैं, अन्य कार्य, ये भोजन को क्षारीय बनाना, जैसे पहले ही बता दिया कि जो पित्त रस है ये भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। कुछ चीज़ें और भी लिख सकते हो, इसमें याद कर सकते हो। पित्त रस जो होता है ये भोजन के साथ अगर कोई रोगाणु वगैरह आता है तो उसको भी नष्ट करने की क्षमता रखता है, तो पित्त रस द्वारा भोजन के साथ आए हुए रोगाणु वगैरह उनको भी नष्ट किया जा सकता है। ये वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं A, D, E के, उनके अवशोषण को भी, उनके अवशोषण में भी हेल्प करता है। तो ये एक्स्ट्रा है, आप लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं कोई खास बात नहीं अपने लिए जितना इंपॉर्टेंट था वो आपको बता दिया। अब दूसरे प्रकार का जो रस पड़ा था अपने, वो था अपने पास अग्नाशयी रस। देखिए अग्नाशयी रस के बारे में, अग्नाशयी रस की पीएच जो होती है वो 7.5 से 8.0 यानी 7.5 से 8 होती है। इसका जो संगठन देखें तो इसमें 98.5% तो जल होते हैं, जबकि 1.5% जो है वो लवण होते हैं। लवण जितने भी होंगे सोडियम के, पोटेशियम के, उनका काम क्षारीय माध्यम प्रदान करना होगा भोजन को। ठीक है, तो अपने लिए सिर्फ इतना याद रखना कि लवण जो भी होंगे, सोडियम, पोटेशियम, उनका कार्य भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करना होता है। ठीक है, एंजाइम्स वेरी इंपॉर्टेंट, अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं, अपने पढ़ने हैं 5 तरह के एंजाइम। सुनिए, सबसे पहला है ट्रिप्सिनोजन, दूसरा है काइमोट्रिप्सिनोजन, तीसरा है लाइपेज, चौथा है एमाइलेज, और फिफ्थ है न्यूक्लिएज। ये पांचों के पांचों एंजाइम्स के नाम याद होने चाहिए आपको। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले एंजाइम जो हैं वो कौन से हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, लाइपेज, एमाइलेज और न्यूक्लिएज। अब बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था कि अग्नाशयी रस को अग्नाशय ग्रंथि से निकलवाने का काम 2 हार्मोन ने किया था, एक था सिक्रिटीन और दूसरा था पैंक्रियोजाइमिन। सिक्रिटीन जो है वो तो निकलवा के लाया था लवणों को, और एंजाइमों को वहां से निकलवाने का काम किसने किया था, पैंक्रियोजाइमिन ने। अब देखते हैं कि पाचन में ये जो एंजाइम है वो क्या क्या रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला ट्रिप्सिनोजन जो है वो अक्रिय होता है, यानी किसी काम का नहीं है ये, और इसको एक्टिव करने का काम अपना जो 5th हार्मोन था एंटीरोकाइनेज, जो आपको वहां सही लिखना है करके, तो ट्रिप्सिनोजन को अक्रिय को सक्रिय करने का काम जो है वो एंटीरोकाइनेज ने किया, और इसको कन्वर्ट किया किसके अंदर, ट्रिप्सिन के अंदर। ये पहला काम हुआ।
काइमोट्रिप्सिन जो दूसरा एंजाइम अभी पड़ा वो भी अक्रिय है, लेकिन इसको सक्रिय करने का काम कौन करता है, ये ट्रिप्सिन कर देता है, और ये ट्रिप्सिन इसको सक्रिय करके बदल देता है काइमोट्रिप्सिन के अंदर। और ये दोनों ही जो हैं ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन, ये दोनों ही प्रोटीन पाचक एंजाइम है। कैसे एंजाइम है, प्रोटीन पाचक एंजाइम में जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन के बड़े अणुओं पर क्रिया करेगा, जबकि काइमोट्रिप्सिन जो है ये छोटे जो प्रोटीन के अणु होंगे डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड उन पर क्रिया करने का काम करेगा। देखो कैसे, सबसे पहला पाचन की क्रियाविधि। पाचन की क्रियाविधि में सबसे पहले प्रोटीन को तोड़ेगा ट्रिप्सिन, और क्या बनाएगा, प्रोटीन जब भी टूटता है तो बनते हैं प्रोटीएज, और क्या बनता है, पेप्टोन्स। अब ये प्रोटीएज और जो पेप्टोन्स बने इसको काइमोट्रिप्सिन, और पीएच कितनी 7.2 भी लिख सकते हो या 7 लिख सकते हो। काइमोट्रिप्सिन जो है ये अमीनो अम्ल और डाई पेप्टाइड के अंदर तोड़ देगा, यानी अमीनो अम्ल तो बन ही गया अपने पास, ये तो अवशोषण हो जाएगा सीधा ही, और डाई पेप्टाइड जो है इसके बारे में आपने आगे पढ़ेंगे कि डाई पेप्टाइड को बदला जाएगा आगे फिर से किसके अंदर, अमीनो अम्लों के अंदर। वो एंजाइम कौन सा होगा वो अपने आगे भी डिस्कस कर लेंगे। फिर से सुनिए, ट्रिप्सिन ने क्या किया भाई, प्रोटीन को तोड़ा, क्या बनाया, प्रोटीएज, और क्या बनाया, पेप्टोन्स। ये प्रोटीएज और पेप्टोन्स जो बने इनको काइमोट्रिप्सिन ने अमीनो अम्लों में बदल दिया जो अवशोषण योग्य है, और एक क्या बना दिया, डाइपेप्टाइड, जिसको बाद में फिर से अमीनो अम्लों में तोड़ा जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला ट्रिप्सिनोजन की बात होगी, काइमोट्रिप्सिनोजन की बात होगी। अगला जो एंजाइम वहां लिखा पड़ा था अपने अभी वो था एमाइलेज। एमाइलेज आपको पता है किसका पाचन करता है, स्टार्च का, यानी मुख गुहा में जिस स्टार्च का पाचन नहीं हुआ वो स्टार्च को एमाइलेज बदलता है, वही माल्टोज के अंदर, और एक बनाएगा अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रीन। ठीक है, तो इनसे आगे फिर से अपने क्या बनाएंगे, ग्लूकोज, अभी आगे देखोगे आप। आगे लिखा हुआ मैंने पाइसीकृत वसा, और एंजाइम लिखा हुआ है लाइपेज। ये चौथा एंजाइम आ गया अग्नाशय रस में। ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया, और लाइपेज क्या काम कर रहा है, ये पाइसीकृत वसा, सीधा वसा मत लिखना बेटा यहाँ, आपको पाइसीकृत वसा, क्योंकि पित्त रस ने वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में तोड़ दिया है। पाइसीकृत वसा को ये लाइपेज बदल देगा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर, इनका अवशोषण किया जाएगा रक्त में। और लास्ट था एक लिखा हुआ न्यूक्लिएज। तो भोजन में जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, डीएनए आरएनए, ये न्यूक्लिक अम्ल को ये न्यूक्लिएज एंजाइम तोड़ देगा न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। आप जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो एक मिलकर लंबी श्रृंखला बनाकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल की। तो न्यूक्लिक अम्ल को ये न्यूक्लिएज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देगा, और इसका आगे फिर से पाचन किया जाएगा, वो दूसरे एंजाइम करेंगे, वो जो अपने अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, और गृहिणी में इतना कुछ होने के बाद, यानी इतना पाचन हो जाने के बाद, प्रोटीन का भी पाचन हो गया गृहिणी में, स्टार्च को भी तोड़ लिया गया, पाइसीकृत वसा को भी तोड़ा गया है, और न्यूक्लिक अम्ल को भी तोड़ा गया है। ठीक है, लेकिन कंप्लीट पाचन अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, और गृहिणी में पाचन के पश्चात भोजन जो है वो अर्धपचित यानी आधा पचे हुए द्रव में बदल जाता है, जिसे काइल कहते हैं, और ये काइल है ये जेजुनम से होता हुआ इलियम में प्रवेश कर जाता है। तो आपको 3 नाम बताए मैंने। सबसे पहले लिखा था अपने मुख गुहा, मुख गुहा में भोजन को बदला गया कौन सी फॉर्म में, बोलस, और ये बोलस पहुंचा किस में, अमाशय में। अमाशय में भोजन को बदला गया किस में, काइम में। ये काइम पहुंचा किस में, गृहिणी में, और गृहिणी में भोजन को बदला गया किस में, काइल में, और ये काइल पहुंचा किस में, इलियम में। तो ये याद रखना तीनों चीज़ें, बोलस क्या है, काइम क्या है, और काइल क्या है। ठीक है, अब ये काइल जो है वो छोटी आंत का जो अंतिम भाग है इलियम में प्रवेश करेगा। अब देखिए, इलियम में जैसे ही भोजन प्रवेश करता है तो इलियम की जो भित्ति है, इलियम की जो लेयर्स हैं, म्यूकोसा लेयर्स, वो 2 तरह के हार्मोन स्रावित करती है यहाँ पर। पहला हार्मोन जिसका नाम है एंटेरोकाइनिन, एंटेरोकाइनिन, और दूसरा हार्मोन जो है वो है विलिक्राइनिन। कुछ बुक में डियोक्राइनिन दिया होगा, लेकिन अपने को यही 2 पढ़ने हैं, ये सफिशिएंट आपके लिए। एंटेरोकाइनिन और दूसरा है विलिक्राइनिन। अब काम सुनिए, एंटेरोकाइनिन जो है वो आंतर कोशिकाएं जो हैं, एंटेरोसाइट्स,
ये पढ़ाई थी, लिवर कोहन की दरारों में पाई जाती हैं वहाँ पर, अगर आपने पिछले वीडियो देखे हैं तो एंटेरोसाइट्स जो हैं उनसे आंतर रस का स्त्राव करवाएगा ये, और आंतर रस की जो पीएच होती है वो होती है 8.5। मैंने आपको बताया था 4 तरह के रस पढ़ने अपने को, जठ रस पढ़ चुके हैं अपने, पित्त रस पढ़ चुके हैं, अग्नाशय रस पढ़ चुके हैं, और चौथे प्रकार का रस है आंतरीय रस। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि आंतरीय रस का स्त्राव कराने वाला हार्मोन जो है वो कौन सा है, तो वो एंटीरोकाइनिन है। करती कौन सी कोशिकाएं हैं? आंतर कोशिकाएं करती हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पर विलिक्राइनिन, इसका काम अवशोषण में आएगा। जब अपने अगला जो पॉइंट है अपना अवशोषण पढ़ेंगे तो वहाँ विलिक्राइनिन का काम आएगा, तीसरा पॉइंट जो आएगा। ठीक है, क्योंकि अपने अंतर्ग्रहण कर लिया, पाचन अपने कर ही रहे हैं और आगे अवशोषण आएगा। फिर भी बता दूं कि विलिक्राइनिन जो होता है ये विलाई जो होते हैं उनकी गति को बढ़ाता है, उनकी मूवमेंट को बढ़ाता है, जिससे अवशोषण की दर बढ़ जाती है। तो विलिक्राइनिन का काम क्या है? ये विलाई की गति को बढ़ाकर अवशोषण की दर को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है बच्चों, ये आंतरिक रस का स्त्रावन जो है वो एंटीरोकाइनेज नहीं है, वो एंटीरोकाइनिन है। वहाँ एंटीरोकाइनिन लिखना था लेकिन वहाँ आप एंटीरोकाइनेज कर लेना और एंटीरोकाइनिन आपके यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखो जो आंतर रस है इसका संगठन क्या है, किसमें क्या क्या प्रेजेंट है, जो अपने को याद रखने और पाचन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है अपने लिए। बहुत डिटेल में है, ये थोड़ा बड़ा है, इसके बारे में सारी चीज़ें एक एक करके आपको इजीली, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाकर इसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि नाम जो है वो जिसका पाचन हो रहा है उससे मिलते जुलते से मिलेंगे आपको। ठीक है, तो देखिए आंतररस की जो पीएच है वो 8.5 होती है, यानी ये क्षारीय होता है नेचर का, और इसी नेचर पर 8.5 पर ही ये सारे के सारे जो एंजाइम है वो काम करते हैं। ठीक है, इसका जो संगठन है तो इसमें 98.5% तो जल होता है अंतररस में, और बाकी जो बचा 1.5% उसमें होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? सुनिए नाम। सुक्रेज, इसको इन्वर्टेज भी बोलते हैं, माल्टेज, लैक्टेज, लाइपेज, एमिनोपेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज, न्यूक्लिएज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, अल्फा सीमित डेक्स्ट्रीनेज। अब आप सोच रहे होंगे भी इतने सारे एंजाइम, तो ये जो पार्ट है छोटी आंत का, लास्ट इलियम, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, यानी बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण किया जाएगा कुछ मात्रा में भोजन के पार्टिकल्स का, और पूर्ण पाचन जो है वो छोटी आंत में कंप्लीट हो जाता है। तो इसीलिए इतने सारे एंजाइम है कि अंतिम भाग है कि कोई भी चीज़ जो है वो छूट ना जाए अब पाचन के बिना। इसके बाद जो भोजन है वो अपचित रहेगा और उसको शरीर से बाहर निकाला जाएगा। अब देखिए ध्यान से एक एक चीज़। भोजन में अगर आप सुक्रोज ले रहे हो, कौन सी शुक्र ले रहे हो? सुक्रोज शर्करा ले रहे हो, तो सुक्रेज एंजाइम जो है पहला पढ़ा, वो इसको बदल देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है ये मोनोसेक्राइड्स हैं जिनका अवशोषण किया जाता है रक्त में। माल्टोज, अब ये माल्टोज जो है आपको याद आ रहा होगा जब आपने स्टार्च को तोड़ा था 2 जगह पर, तो वहाँ माल्टोज बनी थी आपके पास। वो माल्टोज को ये माल्टेज एंजाइम जो दूसरा एंजाइम है ये इसको तोड़ देगा ग्लूकोज के 2 अणुओं के अंदर। सभी एंजाइम जो है वो कितनी पीएच पर काम करेंगे? 8.5 पर। कमेंट करके बताइएगा कि माल्टोज को आपने 2 जगह कहाँ कहाँ पर ब्रेक डाउन किया था। ठीक है, तीसरा जो शुगर है लैक्टोज, दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा है लैक्टोज, उसको तीसरा अपना जो एंजाइम का नाम अभी देखा उसमें लैक्टेज था, ये लैक्टेज पीएच 8.5 पर ही काम करेगा। ये बनाएगा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज और इनका अवशोषण कर दिया जाएगा रक्त में। तो नाम से ही है भाई, सुक्रोज का पाचन सुक्रेज, माल्टोज का माल्टेज, लैक्टोज का लैक्टेज। ठीक है बच्चों, आगे जो पाइसीकृत वसा थोड़ी बहुत रह जाएगी, यानी कि जो छोटी आंत के ग्रहणी भाग में जिस वसा का पाचन नहीं हो पाया उसका पाचन यहाँ होगा। कौन करेगा? वही लाइपेज क्या बनाएगा? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। अब आपने ऊपर आप याद करो कि अमाशय में आपने प्रोटीएज और पेप्टोन्स बनाए थे, पेप्सिन ने तोड़ा था प्रोटीन को, तो वो प्रोटीएज और पेप्टोन्स जो हैं उनको अमीनोपेप्टिडेज, कौन सा एंजाइम?
एमिनोपेप्टिडेज बदलेगा किसके अंदर, अमीनो अम्ल। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन को आपने जो लास्ट सिंपल फॉर्म में बदलना है वो कौन सी फॉर्म है, अमीनो एसिड है। तो प्रोटीएज और पेप्टोन्स को अमीनोपेप्टिडेज एंजाइम अमीनो अम्लों में यहाँ बदल देगा। ठीक है, फिर अगला डाईपेप्टाइड। अब डाईपेप्टाइड कहाँ से आया, याद करो जब आपने काइमोट्रिप्सिन एंजाइम ने किसके अंदर, छोटी आंत के ग्रहणी भाग में प्रोटीएज और पेप्टोन्स को तोड़ा था काइमोट्रिप्सिन ने, और क्या क्या बनाया था, एक तो अमीनो अम्ल बना दिए थे और साथ ही साथ क्या बनाए थे, डाईपेप्टाइड। और मैंने कहा था कि डाईपेप्टाइड नहीं चाहिए अपने को तो कौन चाहिए, अमीनो अम्ल। तो इस डाईपेप्टाइड को डाईपेप्टिडेज एंजाइम जो कि आंतरीय रस में पाया जाता है किसमें कन्वर्ट कर देगा, अमीनो अम्लों के अंदर। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल का पाचन एक जगह ऊपर भी किया था अपने न्यूक्लियेज एंजाइम में, क्या बनाया था, न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो सिंपल फॉर्म नहीं है, इसकी सिंपल फॉर्म तो भी बनेगी। तो न्यूक्लियोटाइड जो है इसको न्यूक्लियोटाइडेज नाम से ही मिलता जुलता है, ये बदल देगा न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट के अंदर। और फॉस्फेट जो है ये सिंपल फॉर्म है, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल जो है वो 3 तरह की चीज़ों से बने होते हैं, 3 तरह के इसमें कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर। नाइट्रोजनी शार्क होते हैं, पेंटोज शर्करा होती है और फास्फेट होते हैं। ठीक है, तो फास्फेट तो बनेंगे अपने पास, तो इनका तो अवशोषण हो जाएगा। अब बचा कौन, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड का डाइजेशन करेगा अपने कौन सा एंजाइम, बिल्कुल इसके नाम से ही मिलता जुलता, न्यूक्लियोसाइडेज। तो न्यूक्लियोसाइड का डाइजेशन करेगा न्यूक्लियोसाइडेज, क्या बनाएगा, नाइट्रोजनी शार्क और पेंटोज शर्करा। और यही तो 3 चीज़ें थी जो न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन करती हैं, नाइट्रोजनी शार्क, पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट। ठीक है, तो इन तीनों का सिंपल फॉर्म में बदल लिया। अब याद करो अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रीन बनी थी आपके पास जब आपने स्टार्च को तोड़ा था, माल्टोज बनी थी, उसका तो आपने डाइजेशन करके ग्लूकोज बना दिया। बचा कौन, अल्फा सीमित डेक्स्ट्रीन, इसको भी नाम से मिलता जुलता ही एंजाइम है, अल्फा सीमित डेक्स्ट्रीनेज। और क्या बना देगा, ग्लूकोज के 3 से लेकर 9 अणु पाए जाते हैं इसमें, तो उनकी यहाँ फॉर्मेशन कर दी जाएगी। और इस प्रकार छोटी आंत में भोजन का जो कंप्लीट डाइजेशन है, यानी जितनी सिंपल फॉर्म अपनी बनानी थी भोजन की वो बना ली जाती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपना ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें पाचन की क्रियाविधि में अपने 3 पॉइंट बचे हैं अभी, जिसमें अवशोषण थोड़ा बड़ा है, बाद वाले तो बिल्कुल ही छोटे छोटे हैं, अवशोषण भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। बाद वाले जो पहले स्वांगीकरण है उसके बाद बहिक्षेपण है, वो छोटे छोटे से टॉपिक अपने, और लास्ट में इसका पाचन तंत्र से रिलेटेड जो अपसामान्यताएं हैं, कोई भी रोग वगैरह है जो, उसको अपने डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।